हेलो जी, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हो। आज का जो हमारा हिस्ट्री का लेक्चर है वो तो क्वेश्चन का पिटारा है। आज वाले लेक्चर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आप खुद नोटिस करोगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो लेक्चर है वो है उग्र राष्ट्रवाद पर, और मतलब जो बंगाल विभाजन हुआ था उस पर। आप खुद देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। जो उग्र राष्ट्रवाद और बंगाल विभाजन का टाइम था वो 1905 से 1911 माना जाता है, लेकिन उग्र राष्ट्रवाद जो रहा 1905 से वो रहा 1909 तक। वो यानी उग्र राष्ट्रवाद 1905 से 1909 तक रहा था। ये आपने ध्यान में रखना है। इसका कारण क्या था? एक तो सरकार का ध्यान नहीं था। मतलब सरकार का ध्यान क्यों नहीं था? जो उदारवादी राजनीति थी, लोग उससे तंग आ चुके थे, सरकार उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही थी। इस करके उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ। दूसरा ये हुआ 1896 से 1900 ईस्वी तक, यानी 4 साल में 90 लाख लोग मारे गए भारत में, अकाल से, प्लेग से और भूख से, जिस कारण भारतीय बहुत पीड़ित हो गए। और उन्हें पता चल गया कि उग्र राष्ट्रवाद ही अब काम आएगा। और कुछ स्टेटमेंट ऐसी थी जिन्होंने उग्र राष्ट्रवाद के लिए आग में घी का काम किया, और ये क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दयानंद सरस्वती ने कहा कि भारत सिर्फ भारतीयों के लिए है और यहाँ पर सिर्फ भारतीय ही राज करेंगे। दूसरी बात यह है कि करजन ने क्या बोला था? करजन ने कांग्रेस को मन के उद्गार निकालने वाली संस्था कहा। इससे भी उनमें गुस्सा आया, यानी कि जो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालती है इसके बस का कुछ नहीं है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने उदारवादी राजनीति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा। यानी जो उदार लिबरल पॉलिटिक्स है, ये जो मतलब उदारवादी राजनेता करते थे, इसको एक राजनीतिक भीख कहा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये नाम याद रखने किस किस ने क्या क्या बोला। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि आज़ादी बलिदान से मिलती है, यानी आज़ादी के लिए बलिदान देना पड़ता है। जिसने कि जो उग्रवादी राजनीति थी उसमें एक मतलब कि काम किया, आग में घी का काम, या उग्रवादी राजनीति को लाने का काम किया इन स्टेटमेंट ने। तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में बता दूं, ये उग्र राष्ट्रवाद के जनक थे। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि उग्र राष्ट्रवाद के जनक किनको बोला जाता है, तो ये बाल गंगाधर तिलक थे। मैंने इनकी स्पेशल यहाँ पे फोटो भी लगाई है ताकि आपको अच्छे से याद रहे। और इन्होंने एक बात बोली थी उग्र राष्ट्रवाद के उसमें आकर, मतलब कि एक इमोशनल वे में आकर, कि स्वराज्य मेरा जन्मदिन सिद्ध अधिकार है। यानी स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यानी जो भी आदमी पैदा होता है उसे स्वराज से रहने का पूरा पूरा अधिकार है। ये स्टेटमेंट जो दी थी वो बाल गंगाधर तिलक ने दी थी। इनके बारे जान लेते हैं, उग्र राष्ट्रवाद को इन्होंने कैसे बढ़ावा दिया। बाल गंगाधर तिलक ने उग्र राष्ट्रवाद की शुरुआत उग्र पत्रकारिता से की। ये भी बहुत बार आ जाता है। उग्र पत्रकारिता राष्ट्रवाद के लिए या राष्ट्रीय आंदोलन में उग्र पत्रकारिता के लिए किसे जाना जाता है? वो थे सिर्फ और सिर्फ बाल गंगाधर तिलक। इसके चक्कर में उन्होंने क्या क्या शुरू किया? उन्होंने 1893 में गणपति महोत्सव शुरू किया, यानी कि भारतीयों को अपने इंडियन होने पर गर्व हो। और ये उन्होंने इसके लिए गणपति महोत्सव शुरू किया। ये टाइम भी याद रखना, 1893। और 1895 में इन्होंने शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। देखिए, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, तो महाराष्ट्र की राजनीति में शिवाजी का एक महान योगदान है, क्योंकि उन्होंने उस समय पर जो जुल्म के खिलाफ लड़ाई की थी, इसलिए उन्होंने उनके नाम पर एक उत्सव मनाना शुरू कर दिया। और ये उत्सव बाल गंगाधर तिलक ने शुरू करवाया था, शिवाजी उत्सव, 1895 में। क्योंकि शिवाजी ने जुल्म के खिलाफ बहुत मजबूती से लड़ी थी। और उनका एक कथ था महाराष्ट्र में, आपने ध्यान में रखना, डायरेक्ट पूछ लेंगे। शिवाजी उत्सव और गणपति महोत्सव किसने शुरू किया और कब शुरू किया? वो शुरू किया था बाल गंगाधर तिलक ने, 1893 और 1895। टाइम पीरियड भी याद रखना है। इन्होंने दो पत्र चलाए थे। एक तो मराठी में था केसरी, यानी जो केसरी पत्र था वो इनका मराठी भाषा में था। और देखिए, मराठा जो इनका समाचार पत्र था वो अंग्रेजी में था, ये याद रखना है। और इसमें उन्होंने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। इनके द्वारा एक लेख लिखा गया कि शिवाजी द्वारा अफजल खान की हत्या। ये भी पूछ लेते हैं, शिवाजी द्वारा अफजल खान की हत्या लेख किसने लिखा? ये लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने बहुत इंपॉर्टेंट लेख लिखा, इसका प्रभाव मैं आगे अभी आपको बताऊंगा, जो था शिवाजी द्वारा अफजल खान की हत्या। ये इन्होंने किस समाचार पत्र में लिखा? इनका केसरी समाचार पत्र था जो मराठी में छपता था, ये उसमें लिखा इन्होंने। तो आपने ध्यान रखना, इसी से प्रभावित होकर जो कमिश्नर थे रैंड एंड आयरसट, ये बहुत बार पूछा गया, रैंड एंड आयरसट जो प्लेग कमिश्नर थे, उनकी हत्या कर दी थी इसी लेख से प्रभावित होकर। किसने? दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर ने। ये चापेकर बंधु थे। महाराष्ट्र में क्या हुआ था, 1896 में बहुत भयंकर प्लेग आया, उससे लाखों लोग मर गए। इससे प्रभावित होकर, इससे दुखी होकर, इससे मानसिक रूप से पीड़ित होकर
शिवाजी द्वारा अफजल खान की हत्या के ऊपर एक लेख लिखा गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और इसी से प्रेरणा लेकर दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर ने, जो प्लेग कमिश्नर थे, रैंड एंड आयरसट की हत्या कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि उन्होंने लोगों की देखभाल नहीं की थी प्लेग के दौरान। अब चलते हैं आगे। और इनकी हत्या होने के कारण रैंड एंड आयरसट की ये इल्ज़ाम लगा बाल गंगाधर तिलक के ऊपर, क्योंकि उन्होंने उकसाया था, ऐसा बोला गया अंग्रेजों के द्वारा। इसी करके इनको 18 महीने की जेल हुई, ये भी याद रखना है। 1.5 साल की इनको जेल हुई थी, और इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। ये धारा याद रखना, जब भी पत्रकारिता के कारण किसी को जेल हुई तो ये धारा लगाते थे, धारा 124A। ये राजद्रोह की धारा थी। इसके बाद इन्हें लोकमान्य तिलक की उपाधि प्राप्त हुई। ये भी पूछ लेते हैं लोकमान्य तिलक की उपाधि इनको प्राप्त हुई, तो वो हुई थी इनको जब जेल हो गई थी इनको, किस केस में? रैंड एंड आयरसट केस में। पत्रकारिता के मामले में सबसे पहले जेल सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, ये याद रखना है, डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि पत्रकारिता के मामले में सबसे पहले जेल किसको हुई थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। क्यों हुई थी? क्योंकि उन्होंने 11वीं शताब्दी की एक मूर्ति थी, शालीग्राम की मूर्ति, और जो जज था उसने इस मूर्ति के खिलाफ फैसला सुनाया था, इसका सम्मान नहीं किया था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसे कहा कि ये तो भारतीय जो कल्चर है, सभ्यता, उसका अपमान है, इस करके इनको जेल हो गई थी, क्योंकि इन्होंने जो उस समय के जज थे उनके खिलाफ स्टेटमेंट दी थी। तो ये हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इनका फोटो भी मैंने लगाया स्पेशल, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। पत्रकारिता के मामले में इनको सबसे पहले जेल हुई, लेकिन उग्र पत्रकारिता जो शुरू की थी और उग्र राष्ट्रवाद का जनक, वो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ये आपने ध्यान में रखना है। और अगर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ऑप्शन में नहीं हो तो उनके बाद जेल में जाने वाले पत्रकारिता के लिए बाल गंगाधर तिलक ही थे, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है। दिसंबर 1900, सॉरी ये 1903 है, ये डेट, ये टाइम पीरियड, ये साल गलत लिखा गया, प्लीज़ इसे ठीक कर लेना, सॉरी। दिसंबर 1903 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी लॉर्ड कर्जन के द्वारा कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रशासन इसका एक मुद्दा है, यानी बंगाल एक बड़ा स्टेट है और इसका शासन और प्रशासन करने में अंग्रेजों को परेशानी हो रही है, इसलिए बंगाल का विभाजन किया जाएगा, प्रशासन संभालना मुश्किल है। लेकिन असल बात यह थी कि बंगाल में बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी गतिविधियां होती थी, जिससे अंग्रेज लोग बहुत परेशान थे, और उन्होंने बड़ी टेक्निकली इसको डिवाइड करने का सोचा। वो डिवाइडेशन क्या था? बंगाल की टोटल जनसंख्या थी 7.5 करोड़, ये भी याद रखना है। पूरे भारत की 25% यानी 1/4 जनसंख्या अकेले बंगाल में रहती थी। तो इस करके इसका विभाजन अंग्रेजों द्वारा जरूरी हो गया, और विभाजन के बाद बंगाल में 1.7 करोड़ जो बंगाली रहने थे, और 3.7 करोड़ हिंदी एवं उड़िया बोलने वाले, क्योंकि बिहार और उड़ीसा भी इसी का पार्ट थे। तो इस करके बंगाल में बंगालियों को ही माइनॉरिटी में ला दिया गया, यानी 1.7 करोड़ सिर्फ बंगाली, बाकी हिंदी और उड़िया बोलने वाले। एक तो ये बड़ा, इससे बड़ा गलत मैसेज गया अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। दूसरी बात यह है कि पश्चिम बंगाल को हिंदू बहुल की तरह प्रेजेंट किया गया, और पूर्वी बंगाल जो ढाका था इसको मुस्लिम बहुल की तरह प्रेजेंट किया गया, जो कि संप्रदायवाद को बढ़ावा देना था। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो की नीति को बढ़ावा देना था। इससे उस समय के हर बंगाली इससे बहुत चिढ़ गया, और उन्होंने सोचा कि ये बंगाल की एकता को तोड़ने का काम है, और इसके विरोध में बंग भंग आंदोलन चला। ठीक है। और जो ये बंग भंग आंदोलन चला, तो ये कैसे शुरू हुआ, इसमें क्या क्या हुआ, मैं अभी आपको सारी बताऊंगा। जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की तिथि भी घोषणा कर दी। देखिए यहाँ पे ये बताया था कि बंगाल का विभाजन होगा, और जुलाई 1905 में ये बता दिया गया कि इस तिथि को, यानी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा। और अगस्त 1905 में इसके रिएक्शन में, तिथि की घोषणा होने के बाद, कांग्रेस द्वारा कलकत्ता के टाउन हॉल में एक मीटिंग की गई है। डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि बंग भंग आंदोलन की शुरुआत या जो तिथि की घोषणा हुई उसके विरोध में 1905 में कांग्रेस का कहां पर सत्र हुआ विरोध जताने के लिए? तो वो कलकत्ता के टाउन हॉल में हुआ था, और इसमें स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की घोषणा की गई। देख रहे हो, पहली बार जो कि पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में बाद में कांग्रेस का एक तरह से स्ट्रेटजी रही, पहली बार इसकी घोषणा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई थी। ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1905 में हुई थी, सॉरी 1905 कर लेना, कहीं कहीं डेट गलत हो जाती है, सॉरी उसके लिए। तो ये 1905 में हुई थी। और मैनचेस्टर के कपड़े और लिवरपूल के नमक का बहिष्कार करने की बात इसमें बोली गई थी, आपने याद रखना है। ठीक है। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे।
जो हमारी अगली स्लाइड है उसमें क्या है, 16 अक्टूबर 1900, फिर सॉरी इसके लिए आपको पता है बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, इसके लिए सॉरी आप खुद ही करेक्ट कर लेना, माइंड मत करना प्लीज़। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया। ये डेट वेरी मच इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है। बंगाल विभाजन को लागू कब किया गया, तो वो किया गया था 16 अक्टूबर को। कांग्रेस द्वारा यह दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया। ये भी पूछ लेंगे कांग्रेस द्वारा शोक दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया गया, तो वो 16 अक्टूबर मनाया गया। क्यों मनाया गया, क्योंकि बंगाल का विभाजन हुआ था। उन्होंने विरोध के रूप में व्रत रखे, लोग गंगा में नहाए, उन्होंने वंदे मातरम के गीत गाए और हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में एक दूसरे के हाथों पर राखी बांधी कि हिंदू और मुस्लिम एक हैं। दिसंबर 1905 में सॉरी दिसंबर 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हुआ। यानी ये भी पूछ लेते हैं क्योंकि बंगाल विभाजन हुआ था और बंग बंग आंदोलन शुरू हुआ था इसी साल, तो इस साल का कांग्रेस अधिवेशन इंपॉर्टेंट है और ये जगह भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे हुआ, बनारस में हुआ। और किसकी अध्यक्षता में, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें दो बातों पर नरम दल और गरम दल में क्या हुआ, पंगा हो गया, यानी दोनों में झगड़ा हो गया। क्या झगड़ा था, कांग्रेस का नेतृत्व गरम दल कह रहा था मैं करूंगा क्योंकि मैंने ही इसके लिए एक अच्छा माहौल बनाया है, और जो गरम दल था वो ये बात कह रहा था, और नरम दल कह रहा था कि आप अगर लीड करोगे तो आपको कुचल दिया जाएगा, पूरा आंदोलन कुचलने का मौका मिल जाएगा हिंसा के नाम पर, किसको, अंग्रेजी सरकार को। दूसरा जो मुद्दा था, जो नरम दल था वो कह रहा था कि आंदोलन को सिर्फ और सिर्फ बंगाल में रखा जाए, और गरम दल कह रहा था कि आंदोलन को पूरे देश में फैलाया जाए। ये दोनों स्टेटमेंट आपने या रीजन आपने याद रखने हैं। इन्हीं के कारण गरम दल और नरम दल में बहुत ज़्यादा फूट पड़ गई थी। 1906 का फिर कांग्रेस अधिवेशन हुआ, ये भी याद रखना। फूट इतनी पड़ गई कि 1906 में अध्यक्ष हमारा हो इस बात पर गरम दल और नरम दल में बहुत बहस होगी, लेकिन इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता हुई। दादा भाई नौरोजी बहुत ही पुराने मेंबर थे, उनकी अपनी रिस्पेक्ट थी, इस करके इसका विरोध किसी ने नहीं किया और यहाँ पे भी मुद्दा संभल गया। तो याद रखना 1906 का कांग्रेस अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था कलकत्ता में, और दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष थे। ये टाइम पीरियड, नाम और जगह याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस द्वारा इसमें 4 प्रस्ताव पारित की गई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों पूछ गई और एक अलग से दे देंगे, ये कह देंगे इनमें से कौन सा नहीं था, तो ये चारों आपने याद रखना है। इसमें ऑफिशियली 4 प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा पास किए गए, यानी स्वदेशी, यानी अपने देश की चीज़ों को अपनाओ, बहिष्कार, इंग्लैंड की चीज़ों का बहिष्कार करो, राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दो, नेशनल एजुकेशन को, और स्वराज शासन, यानी खुद का स्वशासन होना चाहिए, खुद का राज होना चाहिए। ये चारों आपने ध्यान में रखने, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ ही चलते हैं अगली स्लाइड पे। आंदोलन में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने अब तक की सबसे बड़ी सभा को संबोधित किया है। आपने याद रखना है, इसी आंदोलन में सबसे बड़ी अब तक की भारत की सभा हुई थी, जिसको किसने संबोधित किया था, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। और यह इतनी बड़ी सभा थी कि इसमें 50,000 रुपये इकट्ठे कर लिए गए आंदोलन को आगे भेजने के लिए, लीड करने के लिए, आंदोलन को सफल बनाने के लिए। और पुणे और बंबई में बाल गंगाधर तिलक ने आंदोलन संभाला। याद रखना, महाराष्ट्र के एरिया में संभाला था आंदोलन बाल गंगाधर तिलक ने। ये एरिया को लेकर लीडर का नाम पूछ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने आंदोलन संभाला। ये अजीत सिंह जो थे, ये भगत सिंह के चाचा थे। दिल्ली में, ये तो बहुत बार पूछा गया है, दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने महान काम किया और इस आंदोलन को लीड किया। ये दिल्ली वाला अभी 3-4 पेपरों में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने भागीदारी निभाई, यानी आंदोलन को लीड किया। और एक बात मैं बताता हूँ, ये जो स्वदेशी और बहिष्कार है ना, ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था और ये बहुत ज़्यादा सफल भी हुआ था। ये स्वदेशी और बहिष्कार का जो आइडिया दिया गया था ना, ये संजीवनी पत्र द्वारा लिखा गया था। यानी संजीवनी एक समाचार पत्र था। इस समाचार पत्र संजीवनी द्वारा ये विचार दिया गया था आंदोलनकारियों को कि आप स्वदेशी और बहिष्कार को लागू करो, यानी स्वदेशी सामान अपनाओ और बहिष्कार करो, किसका, विदेशी सामान का या अंग्रेजी सामान का। तो इतना महान आइडिया जो पूरे राष्ट्रीय आंदोलन की रीढ़ बना, संजीवनी समाचार पत्र ने दिया था और बहुत एग्जाम में पूछा जाता है ये। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन स्कूलों की स्थापना की थी।
इन्हीं की तर्ज पर कलकत्ता में नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई और इसका प्रधानाचार्य अरविंद घोष को बनाया गया। याद रखना, ये इसका प्रिंसिपल नेशनल कॉलेज जो बनाया गया कलकत्ता में, अरविंद घोष को बनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई कलकत्ता में। बंगाल तकनीकी संस्थान की स्थापना कर छात्रों को जापान पढ़ने के लिए भेजा। ये देश पूछ लेंगे कि इस राष्ट्रीय बंग आंदोलन में कहाँ पर छात्रों को भेजा गया, तो जापान पढ़ने के लिए भेजा गया 1906 में। प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल्स की स्थापना की। ठीक है, ये थे सरदार अजीत सिंह जी, जिन्होंने पंजाब में लीड किया लाला लाजपत राय के साथ मिलकर आंदोलन को। और ये गोपाल कृष्ण गोखले थे, मैंने आपको इनके बारे में बताया कि इन्होंने 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, कांग्रेस का जो अधिवेशन था। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आगे। कपड़ा, साबुन और माचिस उद्योग, हस्तकला कारखाने, बैंक और बीमा कंपनियां भारतीयों द्वारा स्थापित की गई। इन क्षेत्र में यह आंदोलन सफल रहा, ये बोल सकते हो आप, जो बंग भंग आंदोलन था। सबसे ज्यादा सफल रहा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। चार ऑप्शन दे के पूछ लेंगे कि सबसे ज्यादा इस आंदोलन में क्या रहा। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, यानी विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, और छात्रों ने इस आंदोलन में सबसे ज्यादा भाग लिया था। इस अवसर पर रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था? आमार सोना बांग्ला गीत लिखा था, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। यानी जो आज का बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, किसने लिखा है? ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा है। ये क्या नाम है इसका? आमार सोनार बांग्ला है। और वैसे भी अभी जो बांग्लादेश का 50वां मतलब स्थापना दिवस था, ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि करंट से जुड़ा हुआ भी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुब्रमण्यम भारती ने स्वदेश गीतम लिखा। अजंता और अलोरा की चित्रकारी जो है, उसे एक राष्ट्रीय पहचान दी गई कि हमारा अतीत, हमारा जो इतिहास है वो कितना ज़्यादा मतलब कि प्राउडफुल है, या कितना ज़्यादा हम उस पर गौरव कर सकते हैं, गर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नंदलाल बोस ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। जगदीश चंद्र बसु एक वैज्ञानिक ऐसे हुए भारत के जिन्होंने देश के लिए काम किया और पूरे विश्व में नाम कमाया। ये सब इन्हीं आंदोलन की उपज है, जो जो महान काम मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह, ये बड़ा बदतमीज और गंदा पर्सनैलिटी था। ये आपने इस पे क्वेश्चन भी बनता है, आपने इस घटिया आदमी की घटिया हरकत को ध्यान में रखना है। ढाका का नवाब था जो सलीमुल्लाह था, इसने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। यानी जो अंग्रेज़ों ने बंगाल विभाजन किया था उसका समर्थन किया था, और अंग्रेज़ों द्वारा इसे आंदोलन विरोधी चेहरा बनाया गया था। यानी आंदोलन के खिलाफ इसने बोला था, जो भारतीय आंदोलन कर रहे थे उसके खिलाफ। तो ये आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन बन जाता है कि आंदोलन के खिलाफ जो चेहरा प्रयोग किया गया अंग्रेजों द्वारा कौन सा था? वो था ढाका का नवाब सलीमुल्लाह। ठीक है, और अब चलते हैं अगली स्लाइड पे, सूरत विभाजन। अब सूरत विभाजन पे आ जाते हैं, क्योंकि इसी जो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का जो गर्म दल और नरम दल में इतना झगड़ा बढ़ गया कि उनका विभाजन हो गया। और ये कब हुआ? 1907 में हुआ। कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर, मैंने पहले ही कहा था कि इनके अध्यक्ष पद को लेकर झगड़ा चल रहा था, और अध्यक्ष पद को लेकर नरम दल और गर्म दल में इतना झगड़ा हुआ कि इससे कांग्रेस का विभाजन हो गया। यही याद रखना, डायरेक्ट पूछ लेते हैं, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? सूरत में हुआ था। ये जगह भी इंपॉर्टेंट है। यह विभाजन दिसंबर 1907 में हुआ, और कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता, ये नाम भी याद रखना, इस समय पे रास बिहारी घोष के द्वारा की जा रही थी। और ये बहुत ज़्यादा क्यों गुस्से में आए? जो उदारवादी थे, नरमपंथी थे, एक जूता आकर मंच पर बैठे फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को लगा। ये भी पूछ लेते हैं किस किस को जूता आकर लगा? जो कि फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को लगा। इसके बाद दोनों गर्म दल और नरम दल पूरी तरह से अलग हो गए। अंग्रेजी सरकार को इससे बहुत फ़ायदा मिला, और उसे एक रीज़न मिल गया कि ये भारत में अव्यवस्था फैला रहे हैं, और उग्रवादियों को तो कुचलने का उसने बहुत ही सॉलिड रीज़न लिया इसके सूरत विभाजन के बाद, और उग्रवादियों का दमन कर दिया और उदारवादियों को भी किनारे कर दिया। कांग्रेस के सम्मान में बहुत बड़ी हानि हुई। ऐसा लगा कि जैसे इन्होंने एक मैच्योरिटी वाला काम नहीं किया है, और आंदोलन को बुरी तरह से कुचल दिया गया इसके बाद। यानी उनको एक बेस मिल गया आंदोलन कुचलने का। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, इनको मौका मिल गया। फिर ये इसके बाद बंगाल विभाजन नहीं हो पाया। फूट पड़ने के बाद ऐसा ही होता है,
कोलकाता से राजधानी दिल्ली बदल दी गई, यानी बंगाल की राजधानी जो कोलकाता थी, यहीं पर जो क्रांतिकारी थे वो ज़्यादा एक्टिव थे, इसे करके राजधानी को दिल्ली बदल दिया गया। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया 1911 में, और दोनों को अलग अलग राज्य बना दिया गया। ये इसके परिणाम है, मतलब जब बंगाल विभाजन के बाद जो बंग भंग आंदोलन हुआ था, जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, उसके परिणाम स्वरूप ये सब हुआ था। असम को भी एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। ठीक है, आपने ध्यान में रखना है। इस आंदोलन के बाद जो गर्मपंथी थे उनका या दूसरे नेता थे, उन्होंने क्या क्या कहाँ कहाँ गए, वो उनका क्या हाल हुआ, ये भी, इस पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। अरविंद घोष और विपिन चंद्र पाल ने राजनीति से संन्यास ले लिया, ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं किन नेताओं ने राजनीति से संन्यास लिया, तो अरविंद घोष और विपिन चंद्र पाल ने। ठीक है, और अरविंद घोष तो पांडिचेरी चले गए, ये जगह भी पूछ लेते हैं कि अरविंद घोष ने बंग भंग आंदोलन के बाद कहाँ पर अपना डेरा डाला, वो पांडिचेरी बन चले गए और संत बन गए। और इन पे अभी इसी साल को बहुत बड़ा लेक्चर भी दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। संत अरविंद घोष इनका नाम हो गया। ठीक है, और ये कहाँ चले गए? राजनीति से संन्यास ले पांडिचेरी चले गए। लाला लाजपत राय विदेश चले गए मौका देखकर, उन्हें पता था कि अब जो अंग्रेजी सरकार है वो दमन और तेज करेगी। बाल गंगाधर तिलक, ये इंपॉर्टेंट है, एकदम से अलग है, याद रखना है। इनको मांडले जेल में भेज दिया गया जो म्यांमार या बर्मा में थी, और 6 वर्ष के लिए इनको मांडले भेजा गया, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उन्होंने एक लेख लिखा था केसरी में, बोल बम। जब ये इन्होंने लेख लिखा तो इसी लेख से प्रभावित होकर क्रांतिकारियों ने मुजफ्फरपुर बंगाल में एक मतलब बम फोड़ा, और उस बम में 2 ब्रिटिश औरत मारी गई। और इसका जो इल्ज़ाम आया वो बाल गंगाधर तिलक पर आया, और इन्हें मांडले जेल बर्मा में भेज दिया गया, म्यांमार में, ये याद रखना। ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं। सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए अवरोध, यानी कि जो अवरोध अपनाया, फिर सांत्वना की नीति अपनाई, और फिर दमन की नीति अपनाई। ये नीति भी पूछ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल बर्मा में भेजा गया था 1908 में, तो इन्हें 6 साल की कैद हुई थी। और जब 1922 में जब चोरा चोरी हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन मतलब कि वापिस ले लिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, तो उन पर भी अंग्रेजी सरकार ने इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने भी भारत की शांति भंग की है, और उनको भी 6 साल की कैद हुई थी। और उस समय पे उन्होंने अपनी तुलना बाल गंगाधर तिलक से की थी। तो ये भी आ जाता है कि गांधी ने अपनी तुलना किससे की थी असहयोग आंदोलन के बाद, तो वो की थी बाल गंगाधर तिलक से। वेरी मच इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, क्योंकि उनको भी लेख लिखने के कारण ये सज़ा मिली, और बाल गंगाधर तिलक को भी लेख लिखने के कारण ही ये सज़ा मिली थी। और बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का दूत भी बोला था। किसने बोला था? वैलेंटाइन सिरोल ने बोला था। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये हैं जो संत हैं, जो अरविंद घोष, जो कि बाद में पांडिचेरी चले गए थे, इन पे क्वेश्चन आ जाते हैं। इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया था इस आंदोलन के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट है। एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने मतलब संत बनकर अपना जीवन व्यतीत किया बाद में, और पांडिचेरी चले गए, ये थे अरविंद घोष। भले ही जो विपिन चंद्र, उन्होंने भी राजनीति से संन्यास ले लिया था, पर वो संत नहीं बने थे। ठीक है, अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। जो इसकी अगली स्लाइड है वो लास्ट स्लाइड है, इसी के साथ ही लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है कि मुस्लिमों ने भी राजनीति में एक मतलब कह सकते हो सांप्रदायिक शाखा बना ली, जिसके बाद में बड़े ही गंदे रिजल्ट आए। तो इस पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इस पर ध्यान रखना। मुस्लिम लीग, जिसने कि बाद में आज़ादी तक क्या किया था कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व किया, या एक तरह से उनको लीड किया। ठीक है, या ये कह सकते हो सांप्रदायिक दंगे फैलाने में मुस्लिम लीग, जिसका बहुत बड़ा हाथ था, उसकी स्थापना 1906 में हुई थी। ये भी पूछ लेते हैं कहाँ पर हुई, तो ये शिमला प्रतिनिधि मंडल गया था मिलने आगा खान के नेतृत्व में। बहुत इंपॉर्टेंट है, शिमला प्रतिनिधित्व मंडल किससे जुड़ा हुआ है, तो वो जुड़ा हुआ है मुस्लिम लीग की स्थापना से। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। और इसकी स्थापना का साल भी पूछ लेते हैं, तो इसकी स्थापना 1906 में हुई थी, और आगा खां के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी। और पहली बार ये लॉर्ड मिंटो से जाकर मिले थे। लॉर्ड मिंटो से कहाँ पर मिले? शिमला में जाकर आगा खां। और इसने क्या किया? मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व, सेपरेट इलेक्टोरल जो मांगा था, मतलब कि अलग से प्रतिनिधित्व दिया जाए मुसलमानों को राजनीति में, ये आगा खां के द्वारा ही मांगा गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर क्या हुआ? 1906 में ढाका में आगा खां
नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क वेल वकार उल मुल्क द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। ये जब शिमला प्रतिनिधित्व मंडल मिला था किससे, लॉर्ड मिंटो से, तो इन्होंने ये कहा था मुसलमानों के लिए राजनीति में अलग से प्रतिनिधित्व दिया जाए। लेकिन इसके कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई, और किसके द्वारा की गई, अगर एक नाम आ जाए तो फिर आगा खां को चुनना है, लेकिन अगर सभी का आ जाए तो फिर कौन कौन थे इसमें, आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क, एक नाम ऐसा दे देंगे जो इनमें नहीं था। तो आपने याद रखना है, ये चारों नाम आपके जुबान पर याद होने चाहिए। और ये भी याद रखना है कहाँ पर हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, 1906 में ढाका में हुई थी, और ये साल भी याद रखना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने भारतीय राजनीति को आगे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। इंडियन काउंसिल एक्ट या मार्ले मिंटो एक्ट 1909 में जिसे बोला जाता है, ये मोर्ले मिंटो एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। मोर्ले थे जो उस समय पे भारत सचिव थे, और मिंटो थे वाइसराय थे, ये भी पूछ लेते हैं भारत के वाइसराय उस समय कौन था, लॉर्ड मिंटो था। तो 1909 में ये आया था, और इसमें मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रणाली दे दी गई। देख रहे हो, मतलब जो इन्होंने मांग की थी यहाँ पर कि मुसलमानों को राजनीति में अलग से प्रतिनिधित्व चाहिए, ये मोर्ले मिंटो एक्ट द्वारा मान ली गई थी। इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, वेरी मच इंपॉर्टेंट है सीरियसली, कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरल कब दिया गया या पृथक निर्वाचन प्रणाली कब दी गई, तो वो 1909 के मोर्ले मिंटो एक्ट के द्वारा दी गई थी। इसी से भारत में जो सांप्रदायिक राजनीति थी उसी की शुरुआत हो जाती है, और जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल वो सक्सेस हो जाती है। इस एक्ट में एक भारतीयों को अधिकार दिया गया कि वो बजट पर बहस कर सकते हैं, और सार्वजनिक कामों पर अनिवार्य क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। आपको याद हो तो 1892 में सार्वजनिक जो काम थे और बजट थे उस पर इंडियन बहस तो कर सकते थे, क्वेश्चन भी पूछ सकते थे, लेकिन वो कंपलसरी क्वेश्चन नहीं होते थे। अंग्रेज चाहते तो उसका जवाब दे सकते थे, नहीं चाहते तो नहीं दे सकते थे। लेकिन जो 1909 का मार्लियामेंटो एक्ट था, जो ये क्वेश्चन पूछते थे बजट पर या जो सार्वजनिक कामों पर भारतीय, अब अंग्रेजों द्वारा उनके जवाब देना कंपलसरी हो गया था, यानी इंडियन को थोड़े ही हक मिलने शुरू हो गए कि उनको उन क्वेश्चन के जवाब मिलेंगे ही मिलेंगे जो इंडियन द्वारा पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गोपाल कृष्ण गोखले ने बजट पर इतनी गजब की बहस की थी कि उन्हें विपक्ष का नेता की संज्ञा दी गई अंग्रेजी सरकार द्वारा। ये याद रखना है, ब्रिटिश सरकार द्वारा विपक्ष का नेता किसे गया बोला गया, लीडर ऑफ अपोजिशन, तो वो गोपाल कृष्ण गोखले को बोला गया। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही इंग्लैंड में जाकर जॉन मोर्ले से स्वशासन की मांग की थी। ये भी पूछ लेते हैं कि स्वशासन की मांग जॉन मोर्ले से किस भारतीय नेता ने इंग्लैंड में जाकर की, तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। हमारे लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो इस एक्ट को सचिव मोर्ले ने नाक के दांत बोना कहा था, क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम की एकता को बहुत बड़ा धक्का लगा था, तो मार्ले मिंटो एक्ट था जो इसको नाक के दांत बोना कहा था। ये भी इंपॉर्टेंट है। और महात्मा गांधी ने इस एक्ट के बारे कहा था कि इस मोर्ले मिंटो एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। इसके तहत जो ये मोर्ले मिंटो एक्ट आया था, गवर्नर जनरल की काउंसिल में पहली बार किसी भारतीय को ऐड किया गया, यानी ये भी पूछ लेते हैं कि किसी किसी भारतीय को पहली बार किस एक्ट के तहत ऐड किया गया गवर्नर जनरल की काउंसिल में, तो वो था मार्ले मिंटो एक्ट। और इस भारतीय का नाम तो वेरी मच इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और इन्हें विधि मंत्री बनाया गया था। देखो, जिन भारतीयों को मतलब छोटे छोटे पद दिए जाते थे, कांस्टेबल तक बनाया जाता था, सूबेदार भी बड़ी मुश्किल से बनाया जाता था, लेकिन बंग भंग आंदोलन से उन्हें उनके हक दिए जाने लगे, मतलब कि उनकी सुनवाई होने लगी, और पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को जगह मिली। और इन्हें ये भी पूछ लेते हैं क्या बनाया गया, तो विधि मंत्री बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये था टोटल आज का लेक्चर। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।